गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अक्टूबर 9 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एशियाटिक वाइल्ड डॉग के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स अभी डे मनाया गया था कल, तो उसके अंदर हम लोगों ने न्यू एनसाइन अलॉट किया है इंडियन एयरफोर्स को। उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक्स जो है प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं। उसके अलावा आज का जो एडिटोरियल है वो बात करता है इसराइल पैलेस्टाइन वॉर के बारे में। तो योम किप्पा वॉर क्या है, इसराइल और नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उनकी हिस्ट्री क्या रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और एंड में बात करेंगे इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और कितना इम्पैक्ट हो सकता है इसराइल और इस समय जो गाजा स्ट्रिप के अंदर हमास के बीच में जो चल रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए जी, सीधा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक हमारा ये रहा जो है अफगानिस्तान के बारे में। लास्ट टू लास्ट वीक भी हम लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बात किया था कि अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है और अर्थक्वेक के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, अर्थक्वेक ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अर्थक्वेक आपकी स्टैटिक स्टडी का पार्ट भी है और अर्थक्वेक आपकी करंट अफेयर्स का पार्ट भी है। 2021 में यू नो वेरी वेल कि यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था अर्थक्वेक्स को लेके, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था जीएस पेपर 1 में। तो बड़ा टॉपिक है। इसके आसपास आपकी स्टैटिक पोर्शन भी होता है, करंट अफेयर वाला पोर्शन भी होता है। उस समय न्यूजीलैंड के अंदर जो है अर्थक्वेक आया था, उसके बारे में वोल्केनिक इरप्शन भी हुआ था, अर्थक्वेक भी आया था। तो अफगानिस्तान में अर्थक्वेक ना काफी फ्रिक्वेंटली आते हैं, ये हम सबको पता है। बट अफगानिस्तान में फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आने के साथ साथ वहां पे डेथ भी काफी ज्यादा होती है। दोनों चीजों में फर्क होता है। देखिए, अर्थक्वेक तो भैया जापान में भी आते हैं, अर्थक्वेक तो आपके चिली में भी आते हैं, पेरू में भी आते हैं, लेकिन वहां पे उतनी डेथ नहीं देखने को मिलती है। रीजन ये है कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी, अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा खराब है। जापान के वगैरह के अंदर आपको जो बिल्डिंग्स मिलेंगी वो सारी आपको अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग्स मिलेंगी। अच्छा मटेरियल यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, इसलिए वहां पे अर्थक्वेक आने के बावजूद भी नुकसान बहुत कम होता है। अफगानिस्तान के ज्यादातर आपको मड हाउस देखने को मिलेंगे। मड ब्रिक्स जो होती हैं वो भी कच्चे वाली वो आपको देखने को मिलेगी। सीमेंट वगैरह का इसमें यूज नहीं रहता है। नॉर्मल जो मिट्टी होती है उसी से जो है कंस्ट्रक्शन की जाती है। ये वहां पे रहता है, तो इसलिए अर्थक्वेक आते हैं तो बहुत जल्दी वो घर गिर जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान इतना पर्टिकुलरली इतना वल्नरेबल क्यों है अर्थक्वेक्स को लेके, इसके लिए थोड़ा सा हमें ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन में जाना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा है अगर, तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से प्लेट टेक्टोनिक को बताया गया है। प्लेट टेक्टोनिक का मतलब यह है कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो पूरा ग्लोब है, अर्थ जो हमारी है, इसकी जो क्रस्ट है, लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये एक नहीं है। पूरी अर्थ जो है किसी एक प्लेट के ऊपर नहीं टिकी हुई है। हमारी अर्थ जो है अलग अलग हिस्सों में, टुकड़ों में टूटी हुई है, जिसे हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इसमें से कुछ छोटी प्लेट होती है जिसे माइनर प्लेट कहते हैं, कुछ बड़ी प्लेट होती है जिसे हम लोग मेजर प्लेट्स कहते हैं। जैसे इस डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है यूरेशियन प्लेट, तो ये मेजर प्लेट है। यहाँ पे लिखा है इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अगर मिला दें तो इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, जो कि एक मेजर प्लेट है। ये प्लेट जो है वो लगातार मूवमेंट करती रहती हैं। कभी वो एक दूसरे के क्लोज जाती हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर कभी कभी एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन भी कर सकती हैं। तीन तरह की जो है मूवमेंट इनके अंदर होती है। तो सीधी सी बात है भैया, जब इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स आपस में टकराएंगी या दूर होंगी, उनके बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन होगा, डजेंट मैटर व्हाट, किसी भी तरह का इंटरेक्शन होगा तो एनर्जी तो रिलीज होगी ही। एनर्जी रिलीज होगी तो अर्थक्वेक भी आएगा। क्योंकि अर्थक्वेक होता क्या है, एनर्जी ही तो होती है जो बाद में सरफेस के ऊपर आती है और जिससे हमारा सरफेस जो है वो शेकिंग करने लगता है, दैट इज अर्थक्वेक। तो अगर हम यहाँ अब अफगानिस्तान की सिचुएशन देखें, अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, ये जो अफगानिस्तान है, ये यूरेशियन प्लेट, ये आप देख सकते हो जो रेड कलर में, ये है यूरेशियन प्लेट। और नीचे से जो है वो है इंडियन प्लेट। इन दोनों प्लेट के बिल्कुल बाउंड्री पे बना हुआ है। ठीक है। इंडियन प्लेट जो है वो इस तरफ जा रही है, हिमालय की बात करें, और यूरेशियन प्लेट जो है वो इस तरह से आ रही है। दोनों के बीच में कन्वर्जेंस हो रहा है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। तो जो इंडियन प्लेट है बेसिकली वो इस तरह से, वो तिब्बतन प्लेट के थोड़ा सा नीचे जाके सबडक्ट हो जाती है, काइंड ऑफ। ठीक है। और यहाँ पे जो है फिर हिमालय का जनरेशन होता है। लेकिन अफगानिस्तान में वो सबडक्शन नहीं हो रहा है। देखने में लग सकता है लेकिन एक्चुअली अफगानिस्तान में सबडक्शन नहीं हो रहा है, अफगानिस्तान में फ्रिक्शन हो रहा है।
ये प्लेट थोड़ा इस तरफ जा रही है और यूरेशियन प्लेट थोड़ा सा इस तरफ आ रही है। तो दोनों के बीच में हो रहा है एक तरह से फ्रिक्शन, जिसकी वजह से भी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे फोल्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। और जब फोल्ड क्रिएट होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अफगानिस्तान एक ऐसे मोड़ पे है भैया, एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये जो रेड कलर में यहाँ पे दिखाई हुई है लाइन, ये बेसिकली फोल्ट लाइंस हैं जो कि प्लेट के ऊपर बने हुए हैं, जिसके ऊपर अफगानिस्तान बना हुआ है। तो फोल्ट में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है आपस में एक दूसरे प्लेट के बीच में, जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, तो उसकी वजह से ये सब हो जाता है। तो अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक्स और ये जो फोल्ट मूवमेंट्स होती हैं, ये सब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हिंदू कुश रीजन जो है वो काफी वल्नरेबल है। और एक नया टर्म आपको आज देता हूं मैं, जिसे कहा जाता है अल्पाइड बेल्ट। ठीक है, हिंदू कुश जो रीजन है अफगानिस्तान के अंदर, जो पहाड़ियां हैं ये वाली, ये अल्पाइड बेल्ट का पार्ट है। और अल्पाइड बेल्ट दुनिया में सेकंड मोस्ट एक्टिव रीजन होता है, जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। अल्पाइड बेल्ट क्या है, देखिए जरा, ये देखिए, ये है अल्पाइड बेल्ट। जो सबसे इन्फ्लुएंशियल जो बेल्ट होती है हमारी, जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट, जिसे आप रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ये वाला हम लोगों ने इसको किया था पहले भी। तो ये वाली जो बेल्ट होती है ना, इधर से फिर बाद में वो इधर साउथ अफ्रीका के आसपास जाती, साउथ अमेरिका की तरफ जाती है, वो चिली वगैरह से होते हुए अमेरिकन कोस्ट, और फिर बाद में साउथ अमेरिकन कोस्ट। तो इसे हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक यहाँ पे आते हैं। दूसरी जो बेल्ट होते हैं इसे अल्पाइड बेल्ट कहते हैं। अल्पाइड बेल्ट में आप हिमालय, इवन ये जावा सुमात्रा, हिमालय, और उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे जो जारगोस एंड ऑल दैट, वो सब माउंटेन्स आती हैं। और फिर मेडिटेरेनियन सी वगैरह से, इसे हम लोग कहते हैं अल्पाइड बेल्ट। बाद में अल्पाइन, और मतलब यहाँ पे आप देखें एटलस भी इसी का पार्ट है। ठीक है, यूरोप के अंदर जो बेल्ट प्लेट्स हैं वो भी इसी का पार्ट हैं। ठीक है, एल्प्स वगैरह, और ये हिमालय भी इसी प्लेट का पार्ट है। दुनिया के 70% जो अर्थक्वेक आते हैं वो इस अल्पाइड बेल्ट के अंदर आते हैं। और अफगानिस्तान भी इसी अल्पाइड बेल्ट का पार्ट है, जो हिंदू कुश की माउंटेन्स यहाँ पे हैं। तो सीधी सी बात है, जब आप इतने सेंसिटिव जोन पे होते हो तो अर्थक्वेक तो आपके यहाँ पे आएंगे। अब समस्या ये है कि वहाँ पे डेथ वगैरह ज्यादा होती है, उसमें अर्थक्वेक का रोल कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल ज्यादा है। क्योंकि अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमिना। अर्थ नेचुरल फिनोमिना डिजास्टर तब बनता है जब उसे हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। अच्छी बिल्डिंग्स होती तो डेथ नहीं होती। तो ये ह्यूमन फैक्टर की वजह से डिजास्टर बनता है। तो अल्पाइड बेल्ट के बारे में यू शुड हैव सम आइडिया। अल्पाइड बेल्ट जो है 1500 किलोमीटर की एक जो बेल्ट पाई जाती है, फॉलोइंग द बाउंड्री ऑफ यूरेशियन एंड द अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन द ईस्ट, दो द मेडिटेरेनियन रीजन, एंड अक्रॉस द अजोर्स इन द अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन तक जाता है, अजोर तक जाता है ये। टेक्टोनिक प्लेट्स आर द फॉर्मेशन, ये तो सिंपल सी चीज हो गई है। ठीक है, द बेल्ट एक्सपीरियंस हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक एंड द वोल्केनिक इरप्शन। जो अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग दुनिया के 70% जो बड़े अर्थक्वेक हैं वो इसी बेल्ट के अंदर जो है पाए जाते हैं। 2014 में 4 के अंदर जब सुनामी आया था इंडियन ओशन के अंदर, 2 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, वो भी अल्पाइड बेल्ट के अंदर ही आया था। तो ये थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो। ठीक है जी। तो जो ऑलरेडी आपके पास जो नोट्स हैं अर्थक्वेक वाले, उसके अंदर आप ये नया कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हो, अल्पाइड बेल्ट वाला। चलिए जी। प्रे बेस हैबिटाट डिक्टेट एशियाटिक वाइल्ड डॉग टाइगर को एग्जिस्टेंस। देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। जो हमारे वाइल्ड टाइगर्स हैं, मतलब जो हमारे टाइगर हैं, वो जो फूड कंज्यूम करते हैं, हमारे ये जो कुत्ते होते हैं वाइल्ड डॉग्स, ये भी उसी फूड को कंज्यूम करते हैं। यस, इवन हमारे जो टाइगर्स होते हैं वो वाइल्ड डॉग को भी कंज्यूम कर सकते हैं, अगर उनका मन करे तो शिकार कर सकते हैं। तो इनका जो प्रे है, इनका जो भोजन है जिसके ऊपर ये सरवाइव करते हैं, वो कॉमन है। और एक कॉन्सेप्ट होता है हमारी इकोलॉजी के अंदर, जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। और इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो सबसे पावरफुल होगा वो सरवाइव करेगा, और जो वीक होगा वो धीरे 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 एक्सटिंक्ट हो जाएगा। लेकिन हालांकि उसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो ये कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। इस केस में भी ऐसा नजर आता है, वाइल्ड डॉग वाले केस में। एक ही जगह पे, एक ही हैबिटाट में वाइल्ड डॉग और टाइगर को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ।
अभी तक जो है इसके बारे में हम लोगों ने कोई खास स्टडी नहीं की थी, हालांकि अभी भी बहुत डिटेल में स्टडी नहीं की गई है। लेकिन ये है ना, एक काफी सरप्राइजिंग भी हो सकता है कि देखे देखा जाए तो भैया टाइगर तो बड़ा खतरनाक जानवर है ना, एकदम प्रेडेटर है बड़े तगड़े वाला। वो हमारी पिरामिड पे, मतलब जो फूड चेन वाली पिरामिड होती है उसके टॉप पे बैठता है। लेकिन ये तो इतना स्ट्रोंग नहीं होता है, फिर भी ये कैसे सरवाइव कर रहा है, इसका एग्जैक्टली तो रिसर्च अभी पता चलेगी। लेकिन वाइल्ड डॉग की पॉपुलेशन कुछ जगह पे डिक्लाइन हो रही है, कुछ जगह पे थ्राइव हो रही है। इवन लास्ट ईयर एक स्टडी हुई थी जिसमें यह पाया गया था कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, वहां पे भी कुछ वाइल्ड डॉग देखने को मिले थे। वाइल्ड डॉग उतने फ्रीक्वेंट होते नहीं है जितना देखने में लगता है। इनको कहते हैं धोले, ठीक है, इन्हें धोले कहते हैं, कुछ लोग धोल भी कहते हैं, जिसका नाम है एशियाटिक वाइल्ड डॉग। देखिए इनकी पॉपुलेशन कितनी है, 949 से लेकर 2000 समथिंग, ये इनकी पॉपुलेशन है एज पर IUCN। और इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो इनकी संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट इनके बीच में और टाइगर के बीच में एक पॉजिटिव एसोसिएशन है। अभी तक इसके बारे में हमें एग्जैक्ट पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो टाइगर्स हैं वो धोले का शिकार करने से अवॉइड करते हैं, वो इनका शिकार नहीं करते। इवन कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि शायद वो एक दूसरे को के साथ कोऑपरेशन भी करते हैं, दोनों, कि भाई तुम भी सरवाइव करो मैं भी सरवाइव करूं। इसे ना कहीं पर राशनिंग कहा जाता है, इकोलॉजी के टर्म में इसे रैशनिंग भी कहते हैं हम लोग। रैशनिंग का मतलब ये होता है जैसे एक ट्री होता है, ठीक है, एक ट्री के ऊपर बहुत सारे जीव जंतु सरवाइव करते हैं। स्क्विरल्स भी यहाँ पे हैं, बर्ड्स भी यहाँ पे हैं, इंसेक्ट भी यहाँ पे हैं। जो स्क्विरल्स हैं अलग अलग तरह की वो भी यहाँ पे हो सकती हैं। कोई और जानवर भी जो है यहाँ पे सरवाइव कर सकता है। एक ही ट्री के ऊपर इतने सारे जानवर कैसे सरवाइव कर सकते हैं, उसका एक कारण हो सकता है राशनिंग। राशनिंग का मतलब ये है, जब एक पर्टिकुलर एनिमल एक समय में वहां पे शिकार करता है या फिर वहां पे रहता है, तो दूसरा जानवर वहां पे उस समय नहीं आता। जैसे मान लो बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स जो है वो रात को नहीं आते, वो दिन में आते हैं। या तो अर्ली मॉर्निंग आते हैं या फिर वो इवनिंग में आते हैं। तो जब यहाँ पे बर्ड्स होते हैं तो यहाँ पे जो जैसे लिजर्ड्स वगैरह हो गए, स्क्विरल्स वगैरह हो गई, वो एक्टिव नहीं होते हैं। जब बर्ड्स यहाँ पे नहीं होते हैं तो स्क्विरल्स वगैरह एक्टिव हो जाती हैं। जब स्क्विरल्स वहां पे एक्टिव होते हैं तो लिजर्ड एक्टिव नहीं होते। जब लिजर्ड एक्टिव होते हैं तो दूसरी चीज एक्टिव नहीं होती। तो इन्होंने अपना टाइम और अपनी टेरिटरी उसको फिक्स किया हुआ है, जिसे कहते हैं रैशनिंग। जिसकी वजह से ऐसे जानवर भी सरवाइव कर सकते हैं जो दिखने में काफी कमजोर होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं होते, इसे राशनिंग कहते हैं। एनसीईआरटी के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 11th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है। तो ऐसा हो सकता है कि जो ये वाइल्ड डॉग्स हैं ये भी रैशनिंग कर रहे हो टाइगर के साथ, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। खैर अभी तो उसके बारे में थोड़ा पता नहीं है हमें बहुत अच्छे से, बट इसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है। सिम्पैट्रिक रेफर्स टू द एनिमल्स, प्लांट स्पीसीज एंड द पॉपुलेशन विद इन द सेम और द ओवरलैपिंग जियोग्राफिकल एरियाज। इसका मतलब यह है कि जो धोले है और जो टाइगर है वो क्या है, वो सिम्पैट्रिक हैं। सिम्पैट्रिक का मतलब यह है कि दोनों एक ही टेरिटरी के अंदर एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों लगभग एक ही तरह का फूड भी कंज्यूम करते हैं। यस, टाइगर तो खुद शिकार करता है, शायद ये भी खुद शिकार करता होगा छोटे मोटे जानवर का, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे जैसे हैबिटाट लॉस, डिक्लाइनिंग प्रे अवेलेबिलिटी, प्रोसिक्यूशन वगैरह हो रहा है डिसीज वगैरह की वजह से, इनकी पॉपुलेशन जो है वो लगातार कम हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि ये जो वाइल्ड डॉग है वो टाइगर के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। हिस्टोरिकली बात करें तो सदर्न रशिया, ऑल अक्रॉस द सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया वगैरह में ये खूब जो है वो पाया जाता था। लेकिन अभी ज्यादातर आपको ये जो है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ही देखने को मिलेगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया के में जो है 3 क्लस्टर्स हैं जहाँ पे वाइल्ड डॉग्स जो है पाए जाते हैं। वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यहाँ पे पाया जाता है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो काफी संख्या में पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है इसको IUCN में। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 के अंदर रखा गया है, मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रोटेक्शन इसको नहीं है एज कम्पेयर टू टाइगर। ठीक है, तो ये थोड़ा आप देख सकते हैं। चलिए जी, तो कल एयरफोर्स डे था, और एयरफोर्स डे जब हम लोग सेलिब्रेट किया, लेकिन इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया। ये जो एयरफोर्स का एनसाइन है इसको हम लोगों ने क्या किया जी, चेंज किया। ठीक है, ये कुछ हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, इस क्रेस्ट को ऐड किया है बेसिकली।
तो न्यू एनसाइन फॉर द फोर्स एंड इट मार्क द 91st एनिवर्सरी बाय द इंक्लूजन ऑफ द एयर फोर्स क्रेस्ट इन द टॉप राइट कॉर्नर। तो टॉप राइट कॉर्नर पे ये देखिए हम लोगों ने एयर फोर्स के क्रेस्ट को ऐड यहाँ पे कर दिया है। तो ये नया कुछ हम लोगों ने इसके अंदर चेंज किया है। यूपीएससी में सवाल पूछता है थोड़ा सा आपको इस तरह की चीजें कि आपको ये पता है कि नहीं पता है, थोड़ा इसको देखिए आप क्या कहता है। वो कहता है कि जो आईआर इंडियन एयरफोर्स का जो क्रेस्ट है वो एक नेशनल सिंबल है। ऑफ कोर्स नेशनल सिंबल तो होगा ही। अशोका लायन इसके अंदर में जो है वो दिया गया है ऑन द टॉप विद द वर्ड सत्यमेव जयते, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए लिखा गया है देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते। उसके अलावा बिलो द अशोका लायन, बिलो द अशोका लायन इज अ हिमालयन ईगल, ये देख सकते हो आप हिमालयन ईगल है। तो ये हो गया हमारा अशोका, ये तेरा सत्यमेव जयते, और ये हो गया आपका ईगल। इसके अंदर लिखा है वायुसेना और ऊपर लिखा है भारतीय, यहाँ पे लिखा है नभ स्पर्शम दीपम। ठीक है, तो ये इसका जो है टैगलाइन है हमारी एयरफोर्स की, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो अशोका लाइन के नीचे क्या है, ईगल है। ईगल विद द विंग्स स्प्रेड, इसके विंग्स जो है वो स्प्रेड किए हुए इन्होंने, डिनोटिंग द फाइटिंग क्वालिटीज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। एंड इट स्टेटेड एडिंग द रिंग इन द लाइट ब्लू कलर एंड सर्कल्स द हिमालयन ईगल, है ना। तो ये जो रिंग आपको दिख रही है, ये वाली रिंग जो इसको एनसर्कल करती है लाइट ब्लू कलर में, राइट, विद द वर्ड्स भारतीय वायुसेना, तो इस पे लिखा हुआ है भारतीय और नीचे लिखा हुआ है वायुसेना, राइट। एंड द मोटो ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज इंस्क्राइब्ड बिलो द हिमालयन ईगल के नीचे ये हमारा मोटो दिया गया है। ठीक है, जो कि देवनागरी लिपि में है। ये थोड़ी थोड़ी चीज आपने यहाँ पे याद कर लेनी है, इतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। और इस बार का जो ये परेड हुआ, इंडियन एयरफोर्स का परेड हुआ, इससे एक वीमेन ऑफिसर जो है शलीजा धामी जी जो है उनके द्वारा इसको कमांड किया गया था। शी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द आईएएफ टू कमांड द कॉम्बैट यूनिट। ठीक है जी, ये आपको इवन एक कंप्लीट ऑल वीमेन कंटीजेंट भी इस बार हम लोगों ने यहाँ पे इंडक्ट किया था परेड के लिए। तो ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए हल्का सा पॉइंट था, पता होना चाहिए आपको। चलिए जी, एडिटोरियल क्या कहता है। इसराइल के अंदर जो चीजें हो रही हैं, यू नो वेरी वेल, यस, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमास जो कि गाजा स्ट्रिप के अंदर एक्टिव होता है, उसने कुछ इजरायली सदर्न सिटीज में अटैक किया, काफी सरप्राइज अटैक था। अब मिसाइल्स वगैरह भी जो छोड़ी वो भी काफी सरप्राइजिंग था। हालांकि यहाँ पे देखिए इसराइल एक ऐसा कंट्री है जिसकी दुनिया भर में एक ऐसी इमेज है कि भाई इसराइल के पास दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आयरन डोम, दुनिया भर की बातें की जाती हैं। और उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जैसे मोसाद वगैरह, कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, इवन बेटर देन अमेरिकाज। उसके बावजूद भी इतनी इंटेलिजेंस होते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर ट्रैकिंग भी वो लोग करते हैं, आयरन डोम भी लगा हुआ है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो इसराइल में घुस जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं, बहुत सारे लोगों को किडनैप करते हैं, उनको मारते हैं। तो इसराइल की इंटेलिजेंस के ऊपर भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल इंटेलिजेंस के ऊपर ही नहीं बल्कि इसराइल की गवर्नमेंट के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। ये जो अटैक है पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा अटैक माना जाता है इसराइल पे। इस तरह से 50 साल पहले एक अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर जिसे कहते हैं योम किपुर वॉर, ये आपने याद रखना है, योम किपुर वॉर 1973 में ये किया गया था। 1973 से पहले 1967 में एक और वॉर हुआ था जिसे 6 डे वॉर कहते हैं। और इस वॉर के बाद एक ऐसी इमेज बन गई थी इजराइल की कि इजराइल को कोई हरा नहीं सकता। इस वॉर में लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, कई सारी कंट्रीज ने मिलकर इसराइल के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इसराइल जो है वो जीत गया था। 1967 का जो वॉर था इसमें सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का पार्ट है, ऊपर से गोलन हाइट्स वगैरह, वो सब कैप्चर कर लिया था इसराइल ने। वेस्ट बैंक को भी कैप्चर कर लिया था, गाजा वगैरह को भी कैप्चर कर लिया था। तो इट वाज अ कंप्लीट विक्ट्री ऑन द इजराइल साइड इन 1967 थ्रू 6 डे वॉर। लेकिन 6 डे वॉर के कुछ टाइम के बाद ही यानी कि 1973 में फिर से इजिप्ट ने अटैक किया, किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। ठीक है, तो इजिप्ट और सीरिया एक साइड में थे और इसराइल जो है वो अलग साइड में था। क्योंकि 1967 के वॉर में इजिप्ट का बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया था और सीरिया का भी गोलन हाइट्स जिसको हम लोग कहते हैं वो वाला हिस्सा कैप्चर कर लिया था इसराइल ने। तो 1973 की बात है।
ये अपने आप में इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस दिन ये अटैक किया गया था उस दिन जो है रामादान चल रहा था, मतलब वो रामादान का महीना चल रहा था। तो इसराइल वाले बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे कि यार रमजान के महीने में कौन ही अटैक करेगा, लेकिन उन्होंने अटैक कर दिया। तो देवर इल प्रिपेयर्ड, जिसकी वजह से माना जाता है कि 3 से 4 हजार लोगों की, इजरायली सोल्जर्स की वहां पे डेथ हुई थी, क्योंकि इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग एक्ट। ठीक है। और इतना ही नहीं, ज्यूज के द्वारा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो मनाया जाता है, ज्यूज का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, वो भी उसी दिन था। तो वो बहुत सारे सोल्जर्स थे जो इसराइल के, वो छुट्टी पे, घर पे छुट्टी गए हुए थे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये जब अटैक हुआ तो इसराइल वाज एक्चुअली नॉट प्रिपेयर्ड। 2-3 दिन तक लगातार सीरिया और इजिप्ट की जो फोर्सेज हैं वो इसराइल में अटैक करती रही। काफी जगह, काफी इवन वो विक्ट्री भी उनको मिल गया था। लेकिन 3 दिन के बाद इसराइल ने दोबारा से अपनी टेरिटरी को कैप्चर किया, काउंटर ऑफेंसिव किया, और वो सारी चीजें हुई। तो ये सब सारी चीजें हो रही थी। तो फिर नेगोशिएशन हुआ। ठीक है। तो उस नेगोशिएशन का ये निकला 1979 में, जब इसराइल और इजिप्ट, इन दोनों के बीच में जो है वो पीस ट्रीटी हुई। तो जो सिनाई पेनिनसुला है ये वाला, इट वाज अंडर इसराइल कंट्रोल आफ्टर 1967, लेकिन 1979 में इसराइल और इजिप्ट के बीच में अग्रीमेंट हुआ और इसराइल ने इसको वापस कर दिया इजिप्ट को। और वो एक दिन ऐसा था जब इजिप्ट ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। तो इजिप्ट इज द फर्स्ट कंट्री, फिर बाद में जॉर्डन वगैरह ने भी एक्सेप्ट कर लिया इसराइल को। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल ये कहता है कि योम किप्पर वॉर जो हुआ था उसके बीच में, और अभी 2-3 दिन पहले जो हमास ने किया है अटैक, दोनों के बीच में काफी सिमिलैरिटी नजर आती है। काफी सिमिलैरिटी नजर आती है। वो सिमिलैरिटीज क्या है? अब जब बाद में ये वॉर हो रहा था इजिप्ट में, तो अमेरिका और इसराइल तो ऑफ कोर्स उस समय तो भाई कोल्ड वॉर एकदम पीक पे चल रहा था। तो अमेरिका तो ऑफ कोर्स इसराइल की सपोर्ट करेगा। सोवियत यूनियन ने जो है इजिप्ट और सीरिया का सपोर्ट किया। खैर वो सारी चीजें बाद में हुई। इस वॉर के अंदर कोई भी जीता नहीं, कोई भी हारा नहीं। ठीक है, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हुआ था। इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला वापस मिल गया, सीरिया को गोलन हाइट्स वापस नहीं मिला, सीरिया की पोजीशन वैसी ही रही। तो ये आर्टिकल उसी बारे में बात कर रहा है कि भाई ये जो दोनों यहाँ पे अटैक हुए हैं, हमास वाला और ये वाला, दोनों ही लगभग लगभग यहाँ पे सेम नजर आते हैं। ठीक है। जो कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ फिर बाद में, जब इजिप्ट के साथ जो हुआ था ना, 1979 में बात कर रहा हूँ, इजिप्ट के साथ पीस ट्रीटी हो गया अंडर कैंप डेविड अकॉर्ड। तो क्या क्या हम लोग इससे सीख सकते हैं? यस। तो देखिए, ऐसी बात तो नहीं है कि भैया इसराइल का कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। और ये भी ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि मतलब आखिर में जितने दिन भी ये चलेगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, हमास के पास इतनी सप्लाई नहीं है, इतने वेपन्स वगैरह की सप्लाई नहीं है कि वो इसको महीनों तक कंटिन्यू कर ले। तो जब तक उसके वेपन्स वगैरह खत्म नहीं होते थोड़ा लड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता है कि इसराइल की टेक्नोलॉजी बेटर है कहीं ना कहीं। तो उनका अपर हैंड यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन जब इजिप्ट ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इजिप्ट का पर्पस इसराइल को कैप्चर करना नहीं था। इजिप्ट का मतलब ये था कि वो इसराइल को ये दिखाना चाहता था कि भाई तुम इनविंसिबल नहीं हो, इसलिए हमसे नेगोशिएशन कर लो। और ये बात इसराइल ने भी समझी कि आप हमेशा के लिए नहीं लड़ सकते पड़ोसियों से, नेगोशिएशन करना पड़ेगा। इसीलिए उसने सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट को वापस कर दिया था और पीस जो है ले लिया था, क्योंकि इजिप्ट एक क्वाइट पावरफुल कंट्री था। और देखा जाए तो इजिप्ट और अमेरिका ये भी काफी अच्छे अलाइज थे, आज भी हैं। तो दोस्त दोस्त का दुश्मन तो ऐसे नहीं हो सकता, दोस्त नहीं रह सकता हमेशा के लिए। दोस्त का दोस्त तो फिर दोस्त ही होता है। तो इस तरह से थोड़ा इन्होंने यहाँ पे बनाने की कोशिश किया। तो अभी गाजा के अंदर जो हुआ है, इसकी वजह से क्या क्या चीजें होंगी, यू नो वेरी वेल। अभी तक जो है माना जा रहा है कि 600 से ज्यादा इसराइलीज की डेथ हो चुकी है। अभी काफी सारे इसराइलीज जो किडनैप किए गए हैं हमास के द्वारा, वो भी हैं। उसके जवाब में जो इसराइल ने कार्रवाई किया उसमें भी जो है 250 से 300 जो पैलेस्टीनियंस हैं उनकी भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। तो ये एक शॉकिंग जो है वो न्यूज़ रही। और इसमें फेलियर भी रहा इंटेलिजेंस एजेंसीज का। तो कई सारी ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमास जैसी, जो कि हमास को सपोर्ट कर रही हैं, या फिर जो इसराइल के ऊपर अटैक करने की फिराक में रहती हैं। जैसे हमास तो हो ही गया, उसके अलावा इस्लामिक जिहाद, ये भी गाजा स्ट्रिप के अंदर ही एक्टिव है। हेजबुल्ला, अल हुथीस, ये अल हुथीस वाले वो हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है। और इस्लामिक स्टेट और अलकायदा भी अलग अलग फॉर्म में। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता चलूं, जो हमास है वो एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है।
लेकिन ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है और ज्यादातर शिया ऑर्गेनाइजेशन को ही सपोर्ट करती है। बट इस केस में ईरान जो है वो हमास को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रही है। इवन कल ऐसा नजर आ रहा था कि हमास कुछ ड्रोन्स का यूज भी कर रही है, और ये ड्रोन छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, और ये ड्रोन्स उसने जो है एक्चुअली ईरान से ही लिए हैं। तो ईरान बीइंग अ सुन्नी का शीशा कंट्री, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के साथ उसका हमेशा इशू चलता है, बिकॉज सऊदी अरेबिया जो है मोस्टली सुन्नी कंट्री है। बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आ रही है। तो एक तो बात यह है कि जियोग्राफिकली कन्फाइंड एज ए हमास एंड द इस्लामिक जिहाद बोथ गाजा बेस्ड सुन्नी आउटफिट हैव फ्यू ऑल वेदर फ्रेंड्स। तो हमास को उतना सपोर्ट नहीं है दुनिया भर में जितना हो सकता था। इवन सऊदी अरेबिया भी सपोर्ट नहीं करता है हमास को। मिडल मिडल ईस्ट में सिर्फ एक कंट्री है, वो है कतार, जो ईरान को, जो हमास को सपोर्ट करती है। अदरवाइज कोई भी दूसरी कंट्री हमास को सपोर्ट नहीं करती है। और कतर भी हमास को, एक्सेप्ट ईरान, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही सपोर्ट करती है। उनको अनाज वगैरह भेज देना है, दवाइयां वगैरह भेज देते हैं, वेपन्स वगैरह नहीं भेजते हैं, क्योंकि वेपन्स कतार अगर हमास को भेजेगा तो भैया अमेरिका से पंगा हो जाएगा, तो उसके लिए वो ठीक नहीं है। राइट। तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पे नजर आती हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो रीजनली टू द ग्रैनुलर पिक्चर इज लार्जली नॉन सपोर्टिव हो हमास। हमास को ज्यादा सपोर्ट नहीं है। कतार के बारे में मैंने को बता ही दिया, जो कि उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे टर्की का भी एक थोड़ा सा एंगल आता है। टर्की जो है वो एक बड़ी रीजनल सुन्नी पावर है। हालांकि ये हमास को ट्रेडिशनली सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इजिप्ट के अंदर जो मुस्लिम ब्रदरहुड था, इजिप्ट वॉज अगेंस्ट देम, लेकिन हमास मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करता था। तो कहीं ना कहीं में उसकी वजह से इनके बीच में अभी उतना ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है, हालांकि पहले हुआ करता था। लेकिन अभी अगर टर्की चाहे भी तब भी हमास को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि टर्की की इकोनॉमी खुद जो है काफी डाउन जा रही है। राइट। तो इवन जब हम लोग बात करते हैं सीरिया की, तो सीरिया में यू नो वेरी वेल, टर्की जो है वो असाद को सपोर्ट करता है, लेकिन हमास ने एंटी असाद फोर्सेस को सपोर्ट किया था। तो वहां से भी जो इनके बीच में काफी इश्यूज चल रहे हैं। तो हमास को उतना सपोर्ट नहीं है, इसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ दिन के बाद जब इसके वेपन्स वगैरह खत्म हो जाएंगे तो ये काफी बैड पोजीशन में होने वाला है। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इसराइल की सिर्फ एक ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जो होस्टेजेस लिए गए हैं हमास के द्वारा उनको कैसे छुड़वाया जाए। अब वो कितने हैं संख्या में हमें नहीं पता, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई काफी लोग हो सकते हैं, 1000 2000 लोग भी हो सकते हैं। अब इट आई डोंट थिंक उसको हमास छोड़ेगा, हो सकता है नेगोशिएशन के लिए जो है वो फर्दर यूज करे। तो ये कुछ इसके अंदर बताया गया है। हमारा जो मेन एक चीज है वो है भैया इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए वैसे तो डायरेक्टली इंडिया इससे कोई अफेक्टेड नहीं होने वाला है। ये जो ऑपरेशन किया गया है तूफान अल अक्सा, इसका नाम दिया है तूफान अल अक्सा बाई हसाम, हाँ बाई हमास, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट जब रीजनल टर्बुलेंस इस तरह की होती है, कुछ ना कुछ तो डैमेज कहीं ना कहीं होगा ही। ऑयल प्राइसेस हाई हो सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा जो इसराइल में रहता है, ठीक है, वो भी इम्पैक्ट हो सकता है कहीं ना कहीं। उसके अलावा जब हम लोग इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर की बात कर रहे थे, जो इस बार G20 में इनिशिएटिव लिया गया था, हो सकता है ये भी थोड़ा डिले हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा इसराइल और सऊदी अरेबिया दोनों के बीच में कुछ फ्रेंडशिप ट्रीटी होने की बात कर रहा था अमेरिका के द्वारा, हो सकता है ये भी अभी थोड़ा सा डिले हो जाए। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हमास के अटैक करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल की नज़दीकियां थोड़ी बढ़ रही थी, और हमास नहीं चाहता था ऐसा हो। क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया को मोरल सपोर्ट या फिजिकल सपोर्ट मिल जाती है इसराइल की कहीं ना कहीं, तो फिर जो इसराइल जो 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 जैसे हमास है या जो दूसरी कंट्रीज हैं जो इसराइल को सपोर्ट नहीं करते, वो काफ़ी बैकफुट भी आ जाएंगी। क्योंकि सऊदी अरेबिया की रीजनल पावर तो खैर है ही, उसके अलावा इस्लाम की दो होली साइट हैं वो भी सऊदी अरेबिया के अंदर ही हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सैंगल बन रहा है। जब पॉलिटिक्स और रिलीजन मिक्स हो जाते हैं तो एक बहुत खिचड़ी सी बन जाती है। तो यहाँ पे वही खिचड़ी बनी हुई है कहीं ना कहीं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया तो हमेशा पीस की ही बात करता है। हम लोग तो यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं। इंडिया एक्चुअली टू स्टेट्स थ्योरी को सपोर्ट करता है यहाँ पे। टू स्टेट का मतलब यह है कि एक लैंड होगी इसराइल फॉर द ज्यूज और एक लैंड होनी होगी फॉर द पैलेस्टीनियंस। ठीक है,
इसको सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया जो है वो पीसफुल एग्जिस्टेंस को ही फॉलो करता है। इंडिया कभी भी किसी भी तरह के अग्रेशन को सपोर्ट नहीं करता है, एटलीस्ट मोरली। ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ें थोड़ा डिफर कर सकती हैं, बट एज अ पार्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी एंड एज अ पार्ट ऑफ आवर मोरल कंपस, वी नेवर सपोर्ट वायलेंस। हम एक नॉन वायलेंट कंट्री हैं, हम एक पीस लविंग कंट्री हैं। ठीक है, मोर और लेस ग्राउंड पे कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, बट दुनिया में जो इंडिया की इमेज है वो यही है कि भैया प्यार मोहब्बत से रहने वाला देश है। तो आज के लिए तो इतना ही है, उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल आप पढ़ना चाहो तो उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये वाला आर्टिकल हम लोगों ने किया नहीं क्योंकि इसको हम लोग परसों कर लिया था। ये वाला आर्टिकल भी हम लोगों ने नहीं किया सिक्किम वाला, क्योंकि कर चुके हैं। एक आर्टिकल और आया था जो कि बात कर रहा था किसके बारे में, डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म के और रेगुलेशन की बात कर रहा था। ये भी आर्टिकल हम लोग पिछले पास्ट में कई बार कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने आज उसको स्किप कर दिया। हालांकि आप पढ़ना चाहो तो आप ये वाला पढ़ सकते हो, सिक्किम वाला जो ग्लोफ हुआ है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको करवाया था। और ये वाला आर्टिकल पढ़ना चाहो तो वही पढ़ सकते हो, हाउ द डिजिटल इंडिया एक्ट विल शेप द फ्यूचर ऑफ द कंट्रीज साइबर लैंडस्केप। ये हम लोग पहले कर चुके हैं, तो ये रिपीटेड सा था, इसलिए मैंने इसको आज यहाँ पे नहीं लिया। हो सकता है इसमें से एक आर्टिकल मैं कल इंक्लूड कर दूं, लेकिन आज के लिए इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।